Good morning, everyone. I am Dasrath Siol, BAMS final year student, Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery from KTG Medical College and Hospital, Bangalore, कर्नाटका. The outside request, ये एक साइंटिफिक चैनल है और ये एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है. मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें. आज मैं बात करूंगा पेंक्रियाज के बारे में. आज मैं बात करूंगा पेंक्रियाज की एनाटॉमी के बारे में और पेंक्रियाटाइटिस के बारे में कि यदि आपको पेंक्रियाटाइटिस हुई तो इन द सेंस इसका मतलब आपके पेंक्रियाज में स्वेलिंग आई. आपके पेंक्रियाज में स्वेलिंग आई इसका मतलब आपके पेंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुआ. जो ये पेंक्रियाज है ये एक लीफ शेप ऑर्गन होता है जो कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं. ये आपके एब्डोमेन के अक्रॉस यहाँ पर प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, जो कि इसके ऊपर के भाग में आपके खाने की थैली या स्टमक होता है और इसके बगल के भाग में और नीचे के भाग में आपका ड्यूडेनम होता है. ड्यूडेनम और खाने की थैली के ये बीच में सिचुएटेड रहता है. यदि मैं पेंक्रियाज की लेंथ की बात करूं तो ये आपकी बॉडी का 5 इंच लंबा ऑर्गन है और अप्रोक्सीमेटली ये 200 ग्राम्स के आसपास इसका वजन होता है. यदि पेंक्रियाज को 4 भाग में डिवाइड करें तो इसके फर्स्ट वाले भाग को हम हेड ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं जो कि आपके ड्यूडेनम में धंसा रहता है. इसके नीचे वाले भाग को हम नेक ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को हम बॉडी ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं और इसके लास्ट वाला जो भाग होता है इसे हम टेल ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं. इसके अंदर एक प्रोसीज होती है जिसे हम अनसीनेट प्रोसीज कहते हैं और कुछ इसके अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि अपने फ्लूइड्स का काम करती है. आपका जो पेंक्रियाज है ये बहुत ही आपकी बॉडी का एक यूनिक ऑर्गन है और इसके 3 मेजर फंक्शन होते हैं. मैं चाहूँगा कि इस तीनों मेजर फंक्शन को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें. फंक्शन नंबर 1, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपके डाइजेस्टिव फ्लूइड्स बनाता है जो कि आपके वास्तव में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने के पचाने में मदद करते हैं. दैट इज फंक्शन नंबर 1. नंबर 2, ये आपके 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स बनाता है जिसमें नंबर 1 इज ग्लूकागोन हार्मोन्स एंड नंबर 2 इज इंसुलिन हार्मोन. जहाँ तक डायबिटीज का सवाल है ये बात सीधी सी आपके पेंक्रियाज से जुड़ी हुई है. नंबर 3 पे ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपके बाइकार्बोनेट बनाता है. तो ये इसके 3 मेजर फंक्शन हुए. नंबर फर्स्ट में इसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाया और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स बनाया जो कि आपके पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आपके ड्यूडेनम में आ जाता है. दूसरा, इसने 2 हार्मोन्स बनाए जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन जो कि डायबिटीज के लिए बहुत जिम्मेवार होते हैं. तीसरा, इसने बहुत ही लार्ज अमाउंट में बाइकार्बोनेट बनाया. आपको मालूम है आपकी खाने की थैली में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है जो कि आपके ड्यूडेनम में आ जाता है. तो ये जो लार्ज अमाउंट में जो बाइकार्बोनेट बनाता है वो आपके इस जो खाने की थैली में जो फ्लूइड ज़्यादा बनता है या एसिड ज़्यादा बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करता है. जो ड्यूडेनम है वो बेसिकली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर का भाग है. तो ये इसके 3 मेजर फंक्शन हुए. तो मैं चाहूँगा जो पेंक्रियाज का जहाँ तक सवाल है ये आपकी बॉडी का एक यूनिक ऑर्गन है और ये तीनों मेजर फंक्शन को आप ध्यान से समझे क्योंकि ये आपके एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों का काम करता है. अब मैं चाहूँगा कि जहाँ तक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का सवाल है कि आपको पेंक्रियाटाइटिस क्यों होता है, इसके कारण क्या है. आपको जो आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन, दैट इज मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट रीजन. यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना रहती है. यदि आप लंबे समय तक एल्कोहलिक या आप शराब पीने की आपको लत है तो आपको पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना रहती है. कुछ सब मेडिसिन जो यदि आप लंबे समय से कुछ मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है. एंड इन्फेक्शन, पार्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना रहती है. तो ये इसके मेजर कारण हुए कि आपको पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना रहती है. लेकिन जहाँ तक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का सवाल है, जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है वो सडनली डेवलपमेंट होता है कि कल तक आप बिल्कुल ठीक थे, आज सवेरे उठते ही आपके पेट में सडनली दर्द डेवलपमेंट हो गया और दर्द इतना बढ़ गया कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ी. हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस किया तो आपको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस पाया गया. जो कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है ये कुछ दिनों में रिवर्सेबल हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है मोर देन 2 days, 3 days, 4 days ऐसी टाइप. लेकिन कभी कभी
जो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है ये सीवियर कंडीशन में आ जाता है, जो कि आपको कुछ हफ्ते तक परेशान करने लगता है, मोर देन 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इस टाइप से। यदि आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुई तो आप सडनली आप क्लिनिकली ठीक हो गए, आप बायोकेमिकली ठीक हो, इसका मतलब आपका लाइपेज, एमाइलेज, लिवर फंक्शन टेस्ट सारे नॉर्मल आए। आप रेडियोलॉजिकली ठीक हो गए, इसका मतलब आपकी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सभी नॉर्मल आए। आप हिस्टोलॉजिकली ठीक हो गए, इसका मतलब हमें जरूरत पड़ी और हमने आपके बाई चांस पेंक्रियाज की बायोप्सी ली, आपकी बायोप्सी बिल्कुल नॉर्मल आई, तो इसका मतलब ये 100% रिवर्सिबल होने के चांसेस रहते हैं और कुछ समय में ये आपकी ठीक हो जाता है। लेकिन जहां तक क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का सवाल है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस जिसमें आपके जो पेंक्रियाज में जो स्वेलिंग होती है वो दिन बर दिन बढ़ती जाती है और जो आपकी पेंक्रियाज की जो सेल्स होती है या पेंक्रियाज के जो फंक्शन होते हैं उसे ये डैमेज कर देती है। जो आपका पेंक्रियाज है वो पूर्णतया आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम आपको क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की श्रेणी में घोषित कर देते हैं। जो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होता है वो 100% रिवर्सेबल नहीं होता है, जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है वो 100% रिवर्सेबल होता है। जो आपके पेंक्रियाटाइटिस का जो एक एक्सोक्राइन फंक्शन है वो आपका बहुत मात्रा में आपका फ्लूइड्स बनाया, जो वास्तव डाइजेस्टिव एंजाइम थे उसने आपके बहुत ही मात्रा में आपके बाइकार्बोनेट बनाया, उस फंक्शन को ये डिसबैलेंस कर देता है, जो आपके डायरेक्ट ड्यूडेनम में आ जाता है। जो भी ये जूसेज होते हैं वो आपके पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आपके ड्यूडेनम में आ जाते हैं, जो कि आपके खाने को पचाने में और जो खाने की थैली में एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में आपके जिम्मेवार होते हैं। लेकिन जहां तक एंडोक्राइन सिस्टम का सवाल है, ये आपके दो हार्मोन्स बनाता है जिसमें ग्लूकागोन और इंसुलिन। जहां तक आपका डायबिटीज का सवाल है, ये आपको डायबिटीज को स्टेबल करने में एंड डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। लेकिन जहां तक क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस आपको होता है तो ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन को डिसबैलेंस कर देता है, जिससे आपके डायबिटीज होने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। जो आपका ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स बनाता है ये डायरेक्टली आपके ब्लड में चला जाता है, ये ड्यूडेनम में नहीं आता है और विशेषकर वो आपके डायबिटीज के लिए भी जिम्मेवार होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो पेंक्रियाज है उसका जो क्रोनिक अटैक आया वो आपका 100% रिवर्सेबल नहीं आता है, और क्योंकि आपकी स्वेलिंग तो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ में जो डैमेज हुआ है वो वापस ठीक होने वाला नहीं है। जो आपका एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस था उसके अंदर आप बायोकेमिकली, क्लिनिकली, हिस्टोलॉजी, रेडियोलॉजिकली सारे आप ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ वीक्स तक आपको ये परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये 100% रिवर्सेबल होने के चांसेस रहता है। यदि ये क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाकर आपको उपचार करवाना चाहिए और नियमित रूप से आपकी दवाइयों का सेवन करना चाहिए, और जिस चीज़ से आपका एब्डोमेन में दर्द बढ़ा है उस चीज़ को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। यदि मैं चाहूँगा कि पेंक्रियाज की समस्याओं को मोटे तौर पर समझने के लिए ये वीडियो आपके को हेल्प करता है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार मैं फिर से दशरथ सियोल, BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम KTG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेंगलोर, कर्नाटका। थैंक यू सो मच।